कर रहा हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो आप सभी को ध्यान हो, जब मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने एक कंडीशन डिस्कस करी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स का ही टाइप है। इंटरमोलिकुलर फोर्स में और इंटर एटॉमिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इंटर एटॉमिक फोर्स होता है जो एटम के बीच में काम करता है, जैसे HCl। HCl के बीच में जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या नाम देते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। एटम के बीच में जो काम करता है उसे कहते हैं इंटर एटॉमिक कोवेलेंट। जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है H2, इसमें जो ये बॉन्ड बने हैं कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट। ये ध्यान। तो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। इसमें काउंट होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब प्रॉब्लम आती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है जो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। जैसे ये H2O है, एक और हम H2O है, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्या नाम देते हैं? इंटर मोलिकुलर फोर्स। जो इन मोलिक्यूल के बीच में काम करता है इसको हमने इंटर मोलिकुलर फोर्स का, और इंटर मोलिकुलर फोर्स का ही एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखें। और इंटर मोलिकुलर फोर्स अगर कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर करें तो वीक बॉन्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इंटर मोलिकुलर फोर्स वीक बॉन्ड, क्योंकि ये सिर्फ एक वीकली अट्रैक्शन। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बना है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये इंटर मोलिकुलर फोर्स एक वीक फोर्स होता है। ये आगे बस। तो इसका मतलब जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंटर मोलिकुलर फोर्स। आगे बस, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से वीक, ये ध्यान। अब प्रॉब्लम आती है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कहां वर्क करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, जितनी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, ध्यान रखना, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जब भी कभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी हो तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पर एक्सप्लेन करनी होती है। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली याद रखना है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, फिजिकल स्टेट। इसके बाद ये ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट के बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ध्यान से सुन लो, वोलेटाइल नेचर, लिक्विफेक्शन, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली आपको याद रखनी है, किस पे डिपेंड करेंगी? इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती। कोवेलेंट बॉन्ड पर दो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी और थर्मल स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पे डिपेंड करेंगी? रिएक्टिविटी और थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया भी था, बॉन्ड एनर्जी में कराया कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, रिक्वायर एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है। फिर बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी का। कौन सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है, जिसकी मोर स्टेबल, थर्मल स्टेबल कौन है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो जब कभी कोवेलेंट कंपाउंड की आप रिएक्टिविटी या थर्मल स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन करो, याद रखिए बॉन्ड एनर्जी पे बेस होती है कोवेलेंट कंपाउंड की। लेकिन अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की आप
फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इंटरमोलिकुलर फोर्स के दो टाइप हैं जो हमने पहले पढ़े थे, फिर रिवाइज कर रहा हूं। इंटरमोलिकुलर फोर्स दो होते हैं। कौन कौन से हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स दो हैं। एक तो होता है वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल्स फोर्स, और दूसरा कौन सा होता है? एक वंडरवाल फोर्स होता है और दूसरा होता है हाइड्रोजन। बस दो बॉन्ड में खत्म कर दो, और इन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स मेनली दो टाइप का मान लीजिए। तो अब अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में वंडरवाल फोर्स है, तो याद रखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मान के चलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वंडरवाल फोर्स क्या होगा? वीक। तो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखो मैं बहुत आसान करके आपको बताना चाह रहा हूं, पूरा पी ब्लॉक आपका आराम से हो जाएगा अगर ये याद रहे। भाई बहुत सारे फैक्टर आप पढ़ चुके, कोवेलेंट कैसे बताना है पोलराइजेशन से, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका। आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी कैसे बतानी है, स्टेबिलिटी कैसे बतानी है, वो सब हो चुके हैं इसमें। बचता है कोवेलेंट कंपाउंड की कंडीशन। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में याद रखिए, अगर आपको कभी भी इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन में बिठाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाए। अगर कभी भी कोई आप प्रॉब्लम कर रहे हो और उसमें आपसे किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पूछी जाए या स्टेबिलिटी पूछी जाए, तो वहां आपको बॉन्ड एनर्जी का यूज करना है, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन करनी है और कुछ ये देखो। लेकिन अगर कभी कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया जाए, पूरे पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है और नॉन मेटल के सारे कंपाउंड कोवेलेंट है, अब उन कोवेलेंट की कहीं फिजिकल स्टेट से प्रॉब्लम पूछे, कहीं मेल्टिंग पॉइंट से, कहीं बॉइलिंग पॉइंट से, कहीं लिक्विफेक्शन, कौन सी गैस लिक्विड में जल्दी बनेगी, यानी कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैस बोल देते हैं इसको। गैस कौन सी सबसे पहले लिक्विड में बदलेगी, या कौन सा लिक्विड पहले वेपर्स में बदलेगा, या कौन सा वाटर में सोल्यूबल है कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा नहीं है, इन सब चीजों में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स यूज करना। और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी दो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल। मैंने पहले क्या बताया, यहां बिल्कुल क्लियर लिख रखा है इंटरमोलिकुलर और कोवेलेंट में कौन स्ट्रॉन्ग है, पहले ये बताओ। यहां देख के बताओ इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट और इंटरमोलिकुलर के दो टाइप है, तो इंटरमोलिकुलर का टाइप है तो ये तो वीक है कोवेलेंट से, और इनमें भी दो बॉन्ड है वंडरवाल और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलिकुलर, लेकिन कोवेलेंट से वीक है। अभी मैं प्रॉब्लम कराते हुए ये समझाता चलूंगा, तो मैं स्पेशली पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें वंडरवाल फोर्स आपको यूज करना, जितनी भी फिजिकल। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज है आप क्या करोगे, क्या यूज करोगे बोलो केमिकल में? हाँ, तो मैं आपसे जो कंडीशन बता रहा था तो क्लियर हो गया, अब भी डाउट है बोलो? एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, आप सोच लीजिए एक मॉलिक्यूल के बीच वाले फोर्स की स्टडी करनी हमने शुरू कर, और एक कोवेलेंट है, वो पीछे पड़ चुके बॉन्ड एनर्जी थी, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अब मैं अगर यहां आयनिक मिला दूं तो आयनिक कोवेलेंट से भी स्ट्रॉन्ग है, आयनिक कोवेलेंट से भी स्ट्रॉन्ग है, वो आयन से पॉजिटिव निगेटिव है, ज्यादा अट्रैक्शन। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, वो भी इंटर एटॉमिक है। बोलो क्लियर हो गया अब ये? अब तो डाउट नहीं होने का। इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन। ये बात याद रखना, वंडरवाल वीक होता है और ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी शुरू करते हैं, तो जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, सुनिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? पहली कंडीशन पे ध्यान दें, जब कभी हाइड्रोजन एटम, यहां ध्यान देना, अगर कभी हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डायरेक्ट लिंक हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डायरेक्ट लिंक हो, डायरेक्ट लिंक का मतलब है बीच में कोई एटम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डायरेक्ट लिंक होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम नाइट्रोजन की।
तो यानी कि जब हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट से डायरेक्ट लिंक होगा उन मॉलिक्यूल में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये पहचान। अब वो कैसे बनता है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं। एग्जांपल है, मान लीजिए HF है, दूसरा HF है, तीसरा HF है। अब क्या होता है, तो देखो ये बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे से बनाए। कैसे बनेगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे निगेटिव H पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे निगेटिव H पे पॉजिटिव। इससे क्या कंडीशन आ जाती है, सुन लीजिए, इससे ये कंडीशन आती है, फ्लोरीन पे निगेटिव है, H पे पॉजिटिव, अब इनके बीच में आ जाता है अट्रैक्शन, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से बॉन्ड बनाता है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो एक H का, यानी कि एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के F के साथ जो बॉन्ड बना रहा, इस बॉन्ड का नाम H बॉन्ड होता है, और H बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो समझ में है, लेकिन किन मॉलिक्यूल में बनेगा, सीधा सा आपको बोलना चाहता हूं, अगर कभी भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डायरेक्ट लिंक होगा उन मॉलिक्यूल में H बॉन्ड, वरना H बॉन्ड नहीं होगा। ये बोलो, क्लियर समझ में, H बॉन्ड क्या है। अब प्रॉब्लम आती है, ध्यान, H बॉन्ड बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन दो होती हैं, अगर कोई हमसे इसकी कंडीशंस पूछता है। एक तो क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक विद किसके साथ डायरेक्ट लिंक हो, हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक विद किससे लिंक हो, हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट लिंक विद किसके साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। दूसरा, पहली तो कंडीशन है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। थोड़ा समझ लेना यहां से, थियोरेटिकल बहुत, स्मॉल साइज हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए। अगर ये दोनों फीचर्स हैं तो वो क्या होगा बोलो, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो वो क्या करेगा बोलो, H बॉन्ड बनाए। अब एक प्रॉब्लम आती है कि क्लोरीन H बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इक्वल है, लेकिन क्लोरीन का साइज बिग, क्लोरीन इज अनेबल टू फॉर्म H बॉन्ड ड्यू टू देयर बिगर साइज। लिखते रहो, ये पॉइंट ही है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी। क्लोरीन इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू देयर बिगर साइज, क्लोरीन इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू देयर बिगर साइज। तो क्लोरीन का बिगर साइज है, इस वजह से क्लोरीन अनेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। बोलो समझ में, क्लोरीन इज अनेबल टू फॉर हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान। अब ये समझ में आ गया। अब कंडीशन आती है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड की स्टडी करें, यहां देखते रहो जरा, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, तो H बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग होगा और कहां वीक होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने आपको समझा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से तो H बॉन्ड वीक होता है, याद रखना। और कोशिश करना इसकी जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की अप्रोक्सीमेट, ये मान के चलिए 12 से 48 किलो जूल के बीच में होती है, वो अभी मैं वैल्यू एग्जैक्ट भी बता दूंगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 200 से ज्यादा होती है और ये 50 से कम होती है। और लेकिन याद रखना है, ये वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, वंडरवाल्स फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बोलो क्लियर है। तो वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 to 40 या 48 किलो जूल के नियर होती है, इस रेंज में होती है। तो वंडरवाल की एनर्जी कितनी होगी, वंडरवाल फोर्स की इससे कम, और कोवेलेंट की 100 से भी ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम इंटरनल कंपेयर करें, क्योंकि 3 एलिमेंट H बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट बना रहे हैं H बॉन्ड बोलो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन।
अब अगर इनमें इंटरनल कंडीशन देखें तो याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको याद रखना है जब फ्लोरीन के साथ H बॉन्ड बनता है, एफ के साथ जब H बॉन्ड बनता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चार्ज होता है। और अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है तो वो वीक होता है, और नाइट्रोजन वाला और भी वीक होता है। तो मैंने ये तीनों कंडीशन आपको ऐसे ही बना के दी, प्रॉब्लम में भी ऐसे ही लिखी आएगी कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फ्लोरीन के साथ बनता है, दूसरी तरफ भी फ्लोरीन है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो रीजन सुन लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। उस ध्यान रहेगी भाई, बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। तो समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर का क्या इफेक्ट होता है और इंट्रा का क्या होता है वो हमेशा कर चुके नोट। कर चुके। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टडी करते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती? हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स है। फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल और डिफरेंट मोलिक्यूल, यानी कि जब दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर। तो ये कहां बनता है? बिटवीन टू, चाहे तो वे सेम हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। याद रखना मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, चाहे वे सेम हो या डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक HF लिया और दूसरा भी HF लिया, इनके बीच में H बॉन्ड बनाया, इसको हम क्या कहते हैं बोलो? इंटर मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल दूसरा मोलिक्यूल। अब चाहे दोनों सेम हो या ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ वाटर हो और HF हो, तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मेन है दो मोलिक्यूल होने चाहिए, अगर दो मोलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखना है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या करेगा? ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ा देता है। ये ध्यान, ये क्या है बोलो? ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड माना जाता है। और क्या करता है? इंक्रीज, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। जिनमें ये होता है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और सभी मॉलिक्यूल में यही होता है, बस ये भी ध्यान रखें। जितने भी मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो उनमें इंटरमोलिकुलर ही होता है। तो आप क्या हो गए? तो दूसरा बॉन्ड जो है, सेकेंड बॉन्ड जो हम पढ़ते हैं, सेकेंड बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहां होती है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहां होगी? अगर हम इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की बात करें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड बन, वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक होना चाहिए दूसरा नहीं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसे इंट्रा कहेंगे। अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? तो एक तो मॉलिक्यूल को इसको समझ, देखो फॉर एग्जांपल एक तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव्स जो होते हैं फिनोल के, उनमें बनता है।
जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यहां ध्यान दो भाई जरा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। देखो कितने मॉलिक्यूल हैं आपको पता है? एक। क्यों? क्योंकि नाम है इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब इसकी दो ब्रांच के बीच में एच बॉन्ड बनेगा। कैसे? यहां ये एच है, यहां ओ है, तो ये एच और ओ एक दूसरे से एच बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड से इसमें एक एक्स्ट्रा रिंग बन जाता है, और एक्स्ट्रा रिंग बनने को हम कहते हैं चिलेशन। यहां चिलेशन हो जाती है। चिलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन। हमेशा ये रिंग फॉर्मेशन करेगा, याद रखो। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड हमेशा रिंग फॉर्मेशन करेगा, चिलेशन होगा। रिंग फॉर्मेशन का मतलब है एक एक्स्ट्रा रिंग बन जाए। देखो एक रिंग तो ये था, एक ये बना, और वो रिंग हमेशा ये भी याद रखना है 6 मेंबर्ड होगा। रिंग जो होगा वो कैसा होगा? 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड का मतलब है उसमें 6 एटम होंगे। 6 मेंबर्ड रिंग यहां बने, तो चिलेशन होंगी, रिंग फॉर्मेशन, और 6 मेंबर्ड रिंग यहां बनेगा। ये आपको बोलो। अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, मैं स्पेशली कह रहा हूं कि और तो ये जो इंट्रामोलिकुलर है ये क्या करता है, सुन लीजिए। अब इसका इफेक्ट तो एक तो याद रखना है, ये वीक बॉन्ड है, लेकिन ये क्या करता है जरा ध्यान दीजिए। वीक का मतलब है दूसरे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को अलग कर देता है। तो अब याद रखना, ये डिक्रीज करता है। किस चीज को डिक्रीज करता है? ये डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घटाता है। कॉन्सिक्वेंस बोल रहा हूं मैं, इसके क्या क्या है एप्लीकेशन। दूसरा, ये वोलेटाइल नेचर बढ़ा देता है। वोलेटाइल नेचर इंक्रीज करता है, यानी कि वो मोर वोलेटाइल होता है, या हम ऐसे बोल देते हैं वो स्टीम वोलेटाइल होता है। वो स्टीम के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकते, यानी कि वेपर्स बना सकते, स्टीम वोलेटाइल। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करता है जरा ध्यान देना। ये जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड क्या करेगा, जरा इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। स्टेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान। इसका मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने लगेगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के पार्ट को आपस में जोड़ देता है, उन्हें अलग होने से रोकता है। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, याद रखना, जहां भी ये बनता। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको इसके इंट्रामोलिकुलर के बताना चाहता हूं। जैसे मैंने भी आपको बताया, फिनोल के ऑर्थो डेरिवेटिव्स में बनता है, लेकिन फिनोल के ऑर्थो डेरिवेटिव्स में होना क्या चाहिए? सबसे सिंपल फॉर्म देखो, आप ऐसे याद रखो, अगर कभी भी H के साथ फोन होगा और बराबर में भी फोन होगा तो H बॉन्ड बनेगा। दो फोन के बीच में H आ जाए तो H बॉन्ड, देखो यहां क्या है, H आया O के बीच में, तो H बॉन्ड बन गया। तो H बॉन्ड बनने के लिए H का दो फोन के बीच में होना जरूरी, चाहे वहां फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इधर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी ले सकते। ये जरूरी नहीं है कि इधर फ्लोरीन है उधर भी फ्लोरीन हो, नहीं, इधर नाइट्रोजन है उधर फ्लोरीन हो जाए। मेन है फोन के बीच में हाइड्रोजन हो जाए, तो वहां एच बॉन्ड बन जाता है। अब इसके एक दो एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये स्टीम वोलेटाइल है। क्यों है स्टीम वोलेटाइल? अभी बताया, क्योंकि वीक बॉन्ड है, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल है पैरा वाले से ज्यादा। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब इससे आगे समझो। अब एक दो एग्जांपल और हैं इसके, जैसे एक हमसे कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल स्टेबल होता है। हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल स्टेबल होता है, क्यों होता है? तो लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रेट ऑफ क्लोरल स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, हाइड्रोजन, उसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती। अब ये
हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरल है क्या, यानी कि क्लोरल में वाटर जोड़ दीजिए। कैसे, देखो क्लोरल होता है ये C डबल बॉन्ड OH और यहां है CCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरल, इसको हम क्लोरल कहते हैं। ध्यान दे लो जरा। अब क्लोरल की जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा, तो वाटर जो है इस पे C और O पर ऐड होगा, O पे निगेटिव C पे पॉजिटिव वाटर का, H तो जाएगा O के साथ, OH जाएगा C के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ बन जाएगा C के साथ एक OH दूसरा OH और एक H है ये, और यहाँ C के साथ 3 Cl, इसे बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ क्लोरल। अब प्रॉब्लम आती है, ये हाइड्रेट ऑफ क्लोरल स्टेबल, क्यों स्टेबल है? हाइड्रेट ऑफ क्लोरल स्टेबल है, स्टेबल होने का रीजन है यहां जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है। अब यहां H बॉन्ड बनता है, अब सुन लो भैया, यहां H बॉन्ड बनता है, ये H बॉन्ड की वजह से स्टेबल। अब H बॉन्ड तो कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन यहां क्लोरीन बनाता है। जब एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन हो जाते हैं तो वे भी H बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नॉर्मली H बॉन्ड कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन यहां क्लोरीन ने H बॉन्ड बनाया है, ये बात याद रखना, डायग्राम बना लीजिए, नॉलेज समझ में आया भाई। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का है? 2, इंटर और इंट्रा, ये ध्यान रखिए। अब इंट्रा का एक और एग्जांपल, आपको याद हो बायोमोलिक्यूल्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा है प्रोटीन, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी 2 फॉर्म है, अल्फा और बीटा प्लेटेड। तो जो अल्फा हेलिक्स है वो स्टेबल भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से। तो एक दूसरी एप्लीकेशन और लिख सकते हो, यहां नीचे लिखना चाहो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ये स्पेशली अलग से बताया, लिख लो जरा। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से वो स्टेबल होती, बोलो समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जरा सभी बच्चे ध्यान देना। अब आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन, और कुछ मेन एप्लीकेशन है उन पे स्पेशली ध्यान करें। हो चुका हाइड्रेट्स। अगर हम एप्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंस पढ़ें, लिखिए एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशंस देखें H बॉन्ड, तो पहली एप्लीकेशंस है डिसोसिएशन। समझना जरा, डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लीजिए। जब हम HF का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान रखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF, इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं H पॉजिटिव एंड HF2 निगेटिव आयन। याद पूछा जाएगा ऐसे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF में H पॉजिटिव और HF2 निगेटिव होता है, देयरफॉर इसी वजह से क्या होता है, KHF2 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। अब पूछा जाता है ऐसा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसका रीजन सिर्फ ये है, होगा क्या, सुनो जरा। ये जो HF2 है, देखो जैसे HF को हम वाटर में मिलाएंगे तो मिलना चाहिए H और F, लेकिन ये नहीं देता, मैं स्पेशली कर, ये इसको नहीं बनाता। पूछा जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये F निगेटिव बनता है, ये F निगेटिव क्या करता है, ये F निगेटिव फिर HF के साथ H बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड बनाता है और HF2 निगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
अब आपसे कहा जाए कि अगर HCl है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में, तब क्या होगा? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl आपको याद रखना H पॉजिटिव प्लस एंड Cl निगेटिव देता है। इसमें याद रखना है कि KHCl2 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान से सुन लो भाई जरा, आपसे पूछा जाएगा KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, यहां KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करता, KHI2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये H बॉन्ड नहीं बनाते, ऊपर वाला बनाते। तो इसका रीजन सिर्फ H बॉन्ड है। H बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, F निगेटिव HF से जुड़कर HF2 निगेटिव बना दे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, आपको ध्यान। दूसरी एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है मॉलिक्यूल का जुड़। जब भी कभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान से सुन लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेते हैं, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप सभी बच्चे जानते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं बेंजीन है, फिनोल है, ईथर है, इनकी बात करें। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाते हैं या हम वेपर फेज में लेते हैं, वेपर फेज में हम इसका यूज करते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान दो। तो ये डाइमर बना देता है, ये डाइमर बनाता है, और इसी का यूज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में भी किया। सॉल्यूशन चैप्टर में जब वांटो फैक्टर की बात करते हैं तो वहां हम यही पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को या ऑर्गेनिक एसिड को जब भी हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वहां डाइमर बनता है। तो ये डाइमर भी H बॉन्ड से, ये H बॉन्ड की वजह से ऐसे बनता है, एक यूनिट का, सुन लीजिए, एक यूनिट का H दूसरी यूनिट के O से H बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड की वजह से ये डाइमर बना। तो ये भी H बॉन्ड की एप्लीकेशन। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वेपर फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना। तो क्यों बना डाइमर? H बॉन्ड की वजह से, ये ध्यान रखो। नोट करो। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। अगर हम थर्ड एप्लीकेशन को दें, अब समझिए, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन वाटर। ध्यान से सुन लीजिए, जब सोल्युबिलिटी हम स्टडी कर रहे थे पीछे आयनिक की, तो मैंने आपको बताया था लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो पोलर सोलवेंट में घुलेगा, और अगर कोवेलेंट है तो नॉन पोलर में घुलेगा, ये रूल। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर सोलवेंट वाटर में इनसोल्युबल होने चाहिए, लेकिन नहीं। कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वे सोल्यूबल होते हैं जो वाटर से H बॉन्ड बना सकते। ध्यान से सुनिए, जो भी वाटर से H बॉन्ड बनाएगा वो वाटर सोल्यूबल हो। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर से H बॉन्ड बना सकता है वो वाटर सोल्यूबल हो। तो ये आपको ध्यान रखना, H बॉन्डेड सोल्यूट वाटर सोल्यूबल होते, सोल्यूट H बॉन्डेड सोल्यूट वाटर सोल्यूबल, बॉन्डेड सोल्यूट वाटर सोल्यूबल होते, ये हमें ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्डेड सोल्यूट वाटर सोल्यूबल होते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखें। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, सुन लो जरा, ये अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि ये वाटर से H बॉन्ड बना लेता है। कोई भी कंपाउंड जो भी वाटर से H बॉन्ड बनाएगा वाटर सोल्यूबल होगा, ये ध्यान। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं तो याद रखना, जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अनएक्सपेक्टेड हाई होंगे। तो H बॉन्ड वालों के क्या होंगे बोलो, हाई होंगे। जिसमें भी H बॉन्ड अनएक्सपेक्टेड हाई, जितना सोचा उससे ज्यादा। अब मैं पहले आपको एग्जांपल कराऊं उससे पहले मैं एक टर्म्स यहां और कराना चाहता हूं। वो टर्म्स ये है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 3 मॉलिक्यूल में आपसे पूछ ले जाते हैं, तो उनकी नॉलेज। कौन से 3 मॉलिक्यूल है, वाटर है, HF और NH3। हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन कौन से पैटर्न के हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वो पैटर्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसकी हमें नॉलेज हो। तो मैं वो आपको समझाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हम 3 मॉलिक्यूल में H बॉन्ड की स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन HF, सुन लो जरा। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो जिग-जैग, हाँ, जिग-जैग पैटर्न में होते। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है, लेकिन जिग-जैग पैटर्न। जिग-जैग पैटर्न कैसे, इस टाइप से। बात कहोगे इस पैटर्न में तो कहीं हमें क्या हुआ बोलो, इसमें तो हमें कहीं कंडीशन ये नहीं लग रही कि HF ऐसे आएगा, तो कैसे आता है समझिए। इसमें आपको ये याद रखना, जब हम ये जिग-जैग पैटर्न बनाते हैं, इस जिग-जैग पैटर्न में हमेशा फ्लोरीन टॉप पर आता है। मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन। अब होता क्या समझ, इससे आधे पार्ट में H आता है, फिर ऐसे यहाँ आधे पार्ट में H आता है, यहाँ H आता है, यहाँ H आता है। अब इनमें H बॉन्ड बने, कैसे जरा ध्यान दो। यहाँ का ये सुन लीजिए, ये F इस H के साथ जुड़ेगा तो जिग-जैग पैटर्न हो गया, ये इस टाइप से। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा। ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये कॉर्नर पे फ्लोरीन दिखाना है, बीच में H दिखाना है, जिग-जैग पैटर्न है, याद रखो। अब अमोनिया में भी H बॉन्ड होता है, लेकिन उसका पैटर्न हमसे पूछा जा सकता है, तो उसका पैटर्न होता है लीनियर। जब अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें पैटर्न होता है लीनियर। अब ये लीनियर पैटर्न क्या है, इसको भी समझ लें। अमोनिया में वो लीनियर पैटर्न कैसे आता है, तो इन NH3, NH3 में वो पैटर्न कैसे आता है, सुन लो। NH3 में होता है लीनियर। कैसा पैटर्न है बोलो, लीनियर। अब ये लीनियर पैटर्न कैसे बना, तो सुन लो जरा। यहां आपको N3H ऐसे दिखा, फिर दूसरा ऐसे ही दिखा, फिर तीसरा N इसी टाइप से। अब इनमें H बॉन्ड बनाना है, देखो ये लीनियर H बॉन्ड कहा जाता है। एक लाइन में मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें H बॉन्ड, लीनियर H बॉन्ड। तो याद रखना है NH3 में कौन सा पैटर्न है, लीनियर पैटर्न। अगर आपको आ जाए HF में कौन सा है, जिग-जैग पैटर्न। अब आता है वाटर। वाटर में कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल पैटर्न। वाटर में होता है टेट्राहेड्रल पैटर्न। ये स्पेशली मैं फिर कह रहा हूं, काफी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखें। हाँ, अगर हम वाटर की बात करें, इन वाटर, वाटर में होता है टेट्राहेड्रल पैटर्न। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपने बनाया, अब इसके चारों तरफ H बॉन्ड बने, और एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाता। या हम ऐसे बोले, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है। एक वाटर 4 वाटर से सराउंड होता है, ऐसे आगे भी बना सकते। तो इसमें टेट्राहेड्रल पैटर्न होता है। तो अब जो मैं आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बता रहा हूं, तीनों में याद। अब हमें कुछ मॉलिक्यूल है स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर नोट कर लो, क्योंकि एक दो जगह मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल कंडीशन आती है, तो मैं वो आपको लिखा रहा हूँ। स्पेशली P ब्लॉक के
मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। लिखे दो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर अगर कभी आ जाए तो बिल्कुल सेम आएगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं हो। ये पैटर्न नोट कर लो भाई। हाँ हो चुका। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का मैं ऑर्डर बता रहा हूं। पहले हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, फिर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, फिर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। इन्हीं से ही प्रॉब्लम बनती है, तो उन्हीं को ऑर्डर को लिख लो। तो पी ब्लॉक में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहीं से इन्हीं हाइड्राइड्स पर हो चुका भाई ये पैटर्न। लिखो बहुत जल्दी। हेडिंग है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 का मतलब है नाइट्रोजन फैमिली। देखो इनमें आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर पूछा जाएगा। पहला पार्ट हम ये कर, इनमें है NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। ध्यान से हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में है NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। यहां देखो इनमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें, बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम PH3 का, उससे ज्यादा ASH3 का, उससे ज्यादा NH3। सिर्फ NH3 का 2 से ज्यादा होता है। NH3 में H बॉन्ड होता है, बाकी में नहीं होता। यहाँ H बॉन्ड है, बाकी में कौन सा बॉन्ड है? वंडरवाल। और वंडरवाल फोर्स मोलिकुलर मास बढ़ने से बढ़ता है, और इससे ज्यादा होता है एंटीमनी हाइड्राइड का और फिर बिस्मथ के हाइड्राइड। अब इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का इनका क्या ऑर्डर आता है? तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। PH3 से ज्यादा, हाँ भाई PH3 से ज्यादा, ASH3 उससे ज्यादा, NH3 फिर Sb और सबसे ज्यादा। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखी तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे कम PH3, इससे ज्यादा ASH3, इससे ज्यादा SbH3 और अब NH3। BiH3 यहाँ काउंट नहीं होता, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है। रीजन वही है H1। तो ये था पहला हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 50। अब ऐसे ही हमें पढ़ना है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 60। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 60 सेकेंड, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 60। ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं इन्हें हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। कौन से? H2O, H2S, H2SE और H2TE। ये भी कहा जाता है ये लिक्विड है, बाकी सब गैस है। तो अब कोई अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो इसमें H बॉन्ड है, इसमें नहीं। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर, यहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड है H2S से ज्यादा, H2SE का उससे ज्यादा, H2TE का सबसे ज्यादा वाटर। और यही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है इसका। H2S से ज्यादा, H2SE का उससे ज्यादा, H2TE का उससे ज्यादा, H2O का। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, जबकि यहाँ बॉइलिंग में डिफरेंस। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 2 से ज्यादा होता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता। नोट कर लो। अब आपको हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स पढ़ने। लिखिए हेडिंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स हो गया भाई। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। चलिए, जब ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हाइड्राइड की स्टडी करोगे, इसमें है HF, HCl, HBr, HI। इनके बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI और HI से ज्यादा HF। HF का क्यों ज्यादा है? H बॉन्डिंग। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में HCl से ज्यादा HBr और HBr से ज्यादा HF और HF से ज्यादा HI। फिर यहाँ एक एक्सेप्शनल केस आया, ये नोट कर लें। मेल्टिंग पॉइंट में HI का ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलर बढ़ते हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट HI का ज्यादा है। तो ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, अगर आप याद कर सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में तो एक्सेप्शन होता है, किस में बोलो? 15 के बीच में आता है NH3, वरना ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लास्ट में आ रहे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लास्ट में। यहां मेल्टिंग पॉइंट में अनएक्सपेक्टेड, लेकिन हाई होने का रीजन H बॉन्ड ही है, ये जो हाई वैल्यू में जा रहा है। बोलो हो जाएंगी ये कंडीशन। अब इसके बाद मुझे स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस करनी है, उसे समझ लीजिए। आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें क्या कंडीशन होती है, वो समझिए। कर चुके भैया नोट? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आप सभी जानते हैं आइस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं, समझ लो बस। वाटर मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसमें कंडीशन होती है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इस टाइप से। अब इसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें बीच में वैकेंट स्पेस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है और लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें वैकेंट स्पेस होता है, तो बीच में वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस की वजह से हम क्या कहते हैं कि इनकी डेंसिटी कम। तो आइस की डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, किस वजह से? फिर सुन लो जरा, वैकेंट स्पेस की वजह से। वैकेंट स्पेस क्यों आया? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, गैप ज्यादा होता है उस बेस पे, तो वैकेंट स्पेस की वजह से डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है। और ये याद रखना, एक वाटर को 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल पर 4 H बॉन्ड बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बोलो अब दूसरा केस, तो एक तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। दूसरा ये, अगर हम इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने पे क्या होता है सुन लो जरा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है मेल्ट होते हैं और ये बीच वाला ही स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो आफ्टर मेल्टिंग एम्प्टी स्पेस ऑक्युपाई। तो ये ध्यान रखना, ऑन मेल्टिंग जैसे आप इसको मेल्ट करोगे, एम्प्टी स्पेस क्या होगा? स्पेस ऑक्युपाई। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब एम्प्टी स्पेस ऑक्युपाई होगा तो वॉल्यूम घटेगा, इट मींस डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ये कब तक होता है? तो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन, इस पर मैक्सिमम। बस ये अगर इससे ज्यादा करोगे, इससे ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो फिर अब एक्सपेंशन शुरू हो जाए। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कब है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री किसकी? वाटर की। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आ जाए तो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया।
कब कहाँ कौन सा पैटर्न है कौन सा नहीं है वो आपको बता दे। अब हमें इसे थोड़ा सा आगे समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है, बस 2-3 मिनट उसका बिल्कुल बेसिक सा ध्यान से सुनो। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं काफी मेहनत। तो पहले समझ लीजिए डाइपोल मोमेंट हम पढ़ते क्यों। देखिए आप सभी को पता है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है, यहां देखो जरा बोर्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, आप सभी को पता है कोवेलेंट बॉन्ड बना शेयरिंग से। अब शेयरिंग सेम एटम में भी हो सकती है डिफरेंट, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। पहला, अगर दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, यहां देखते रहो, अगर दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसा होता है, तो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर, किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं आता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई चार्ज यहां डेवलप नहीं होता। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान देना भाई। अब प्रॉब्लम आती है अगर ये बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन जाए, वो डिफरेंट एटम्स कोई भी हो लाइक ऐसे, तो अब क्या होगा बोलो। अब इनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएंगे तो ये बॉन्ड कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब हम सीधा सा ये कह सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बने तो वो नॉन पोलर है, डिफरेंट के बीच में बने पोलर है। तो किसी भी बॉन्ड को देखकर आप बता सकते हो ये पोलर है या नॉन पोलर। मैं आपसे कहता हूं बताइए CO के बीच में बॉन्ड है, बताइए पोलर है या नॉन पोलर, पोलर। डिफरेंट के बीच में, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं NH के बीच में बॉन्ड है, पोलर है या नॉन पोलर, पोलर। तो यानी कि आप किसी भी बॉन्ड को देखकर बता सकते हो ये पोलर है या नहीं। लेकिन अब दूसरा केस आता है, वो कंडीशन सुनिए, वो क्या है सुन लो जरा। अब कोवेलेंट कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर, ये कैसे बताएं। फॉर कोवेलेंट, यहां देखते रहो, फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, ये कैसे बताएं। ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हो, ये मतलब सुन, बॉन्ड को देखकर बता सकते हो ये पोलर है नॉन पोलर। अगर डिफरेंट एटम्स में है तो पोलर, सेम में है तो नॉन। लेकिन मॉलिक्यूल को कैसे बताओ, तो इसको बताने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। अगर इस किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर है, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 ना हो तो वो पोलर है। तो इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आपने किससे बताई बोलो, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हम किससे बता रहे हैं, डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, कि हमें कोवेलेंट कंपाउंड बताना है वो पोलर है या नॉन पोलर। बोलो ये बात समझ में आ गई। हाँ कैसे, कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, इसको बताने के लिए हम डाइपोल मोमेंट की स्टडी करते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो डाइपोल मोमेंट का क्या यूज है वो आपको अब इसी में थोड़ा सा आगे समझिए, डाइपोल मोमेंट से ही रिलेटेड। कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर कौन बताएगा, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे बताता है वही हमें यहां समझना है, वो ध्यान से। डाइपोल मोमेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट है क्या, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। वेयर क्यू, क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑन एटम, एटम पे चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटम या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी हम बोल सकते। अब प्रॉब्लम ये आएगी अगर आप यहां न्यूमेरिकल करने लगो, तो न्यूमेरिकल में चार्ज क्या लोगे, तो याद रखना है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये आपको पता है। चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यहां देखो जरा से पीछे, चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चाहे तो कूलम में इतना ले लो, चाहे आप इसको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ES आप ये भी ले सकते। तो अगर कभी भी आपको एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या तो इतना लोगे या इतना, एक इलेक्ट्रॉन के, ये ध्यान रखो। अब डी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो हमेशा देके चलता है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम म्यू। अब आती है एसआई यूनिट। अगर कोई आपसे एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछे तो कूलम मीटर। कूलम तो है चार्ज की यूनिट और मीटर है डिस्टेंस की। और अगर कोई आपसे सीजीएस भी पूछे, इन सीजीएस सिस्टम, हाँ सीजीएस सिस्टम में यूनिट बताना, तो क्या होगी इसकी यूनिट होगी, ध्यान रखना, ESU सेंटीमीटर। लेकिन हम यूनिट का यूज इनका नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम यूनिट का जो यूज करते हैं डिबाई का करते हैं। और याद रखना है 1 डिबाई 1 डिबाई इक्वल होती है 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर या 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो मर्जी आपकी है, अगर चाहे ESU से डिवाइड बना लो या कूलम पर मीटर से डिवाइड बनाना, तो 1 डिवाइड की वैल्यू कितनी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो था इसके न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल करो तो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है, Q इंटू टी, याद रखो। अब प्रॉब्लम आती है जो हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, उनमें हम इसका कैसे यूज करेंगे वो समझ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे दो टाइप के दिए जाएंगे, या तो डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। डाइएटॉमिक में आप कैसे करोगे, तो डाइएटॉमिक में आपको बॉन्ड डाइपोल्स का यूज करना है। अब बॉन्ड डाइपोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड मोमेंट्स भी बोल सकते हो, बॉन्ड मोमेंट बोल दो या बॉन्ड डाइपोल्स। अब बॉन्ड मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉन्ड मोमेंट के लिए हम एक एरो लगाते हैं, वो एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा होता है, बस टेल पे कट लगता है। इस बॉन्ड का जो एंड होगा ये मोर निगेटिव की तरफ होगा, जिधर निगेटिव चार्ज है, या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होगा। जो टेल है ये जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर होगी, या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होगी। ये आपको याद रखना। तो निगेटिव चार्ज किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव यानी कि ये कंडीशन टेल किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये बॉन्ड मोमेंट्स। जब भी मैं बॉन्ड मोमेंट आपसे पूछूं तो आपको इस एरो से दिखा। अब इसको हमें प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, तो ये तो समझ में आ गया भाई, बोलो कोई डाउट हो तो। कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर एक प्रोडक्ट है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सुन लीजिए क्या। अब हमें प्रॉब्लम पे पहुंचना है, और प्रॉब्लम हम दो टाइप की रखते हैं। पहली कंडीशन फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर कोई आपको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाता है, हाँ फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपको कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाता है जिसमें दो एटम, तो उसका डाइपोल मोमेंट, जरा ध्यान से सुन लीजिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, म्यू आर। डायरेक्ट आपको याद रखना है, किसके इक्वल लेना है, बॉन्ड मोमेंट के। जिसका बॉन्ड मोमेंट ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। और ये बॉन्ड मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड मोमेंट प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, और चार्ज प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट का वहां यूज करना, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां चार्ज ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए HF है, HCl है, HBr है और HI। अब क्योंकि ये सारे डाइएटॉमिक हैं, इनमें केवल एक बॉन्ड है, इनमें केवल एक बॉन्ड है, ये आपको ध्यान रखना।
इनमें कितने बॉन्ड है बोलो? एक। अब क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड डाइपोल आपको लगाने, इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। अब मैं आपसे पूछता हूं बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट इक्वल है बॉन्ड डाइपोल, और बॉन्ड डाइपोल किसका ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का। तो HF का सबसे ज्यादा है, ये ऑर्डर यहां आ जाए। HF का सबसे ज्यादा है ये आपके। तो यानी कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो समझा। इसका हाई डाइपोल मोमेंट। अब आता है दूसरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या? फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जरा सुन लो, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें आप डाइपोल मोमेंट कैसे बताओगे? तो पॉलीएटॉमिक में याद रखना है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से सुन लो भाई जरा, डाइपोल मोमेंट एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, म्यू आर निकाल। और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का कैसे निकलेगा? जितने भी वहां बॉन्ड डाइपोल्स हैं उनमें ये फॉर्मूला लगेगा μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर टू μ1 μ2 cos थीटा। इससे अब आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है ये। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा? बॉन्ड डाइपोल्स के रिजल्टेंट के इक्वल। तो जब एक बॉन्ड है तो डायरेक्ट इक्वल है, जब एक से ज्यादा है तो रिजल्टेंट टू बॉन्ड डाइपोल। ये ध्यान रख लेना, किसके इक्वल है? रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड डाइपोल। जितने भी बॉन्ड हैं उनके डाइपोल के रिजल्टेंट के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना। रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड डाइपोल्स ये, और बॉन्ड डाइपोल्स का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। अब बस मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी कभी आप इसकी प्रॉब्लम करो तो प्रॉब्लम कैसे करोगे उन्हें जरा ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम में अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो कैसे करना, देखो याद रखना है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू आर घटेगा। क्यों घटेगा? जितना कोस थीटा बढ़ता जाता है उतनी वैल्यू घटती जाती है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जितना थीटा बढ़ेगा उतना म्यू आर घटेगा, क्योंकि ये वैल्यू घटेगी तो म्यू आर भी घटेगा। एक दूसरा पॉइंट और याद रखना है इसमें बस लास्ट, कि अगर थीटा पूरा 180 डिग्री हो और μ1 और μ2 इक्वल हो तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू आर वो 0 होता है। ये तो इसका मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, डाइएटॉमिक में डायरेक्ट बताया जाएगा। अब बचती है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कल। टॉपिक तो खत्म हो चुका है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको यूज करनी है, जैसे जैसे प्रॉब्लम बन सकती हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आप सभी बच्चे एक बात और सुन लो भाई, देखो ये टॉपिक आपका हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए मैं 10-12 क्वेश्चंस इसके मेन कराऊंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक से हो इनऑर्गेनिक से हो, कहीं से भी मेन 10-12 इसकी प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक की, कैसे आपको यूज करूँ। फिलहाल मैं ये कहता हूँ, देखो इस चैप्टर में सिलिकेट्स वाला टॉपिक और बचा, और सिलिकेट्स को अगर आप वीडियो से कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सिलिकेट्स की, उसे कर दूंगा। बस सिलिकेट्स पढ़ना है और कुछ नहीं। उसमें एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि ब्रीजिंग ऑक्सीजन कितनी, 2 यूनिट, तो उसे आप कर लेना। यानी कि कल से हम इसके डाउट, हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया इस चैप्टर में, तो इसके कल मैं डाउट लूंगा बेसिक लेवल के। आ रही बात समझ? तो सारा बेसिक लेवल को करके लाइए और सिलिकेट्स की वीडियो से कर लेना। इसकी प्रॉब्लम करा के मैं बेसिक लेवल के